हमारे YouTube चैनल MB स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला का ये हमारा तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास का तीसरा टॉपिक है इतिहास का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व। तो पहला टॉपिक देख लेते हैं, इतिहास का अर्थ। इतिहास का अर्थ अलग अलग शब्दों में अलग अलग लगाया जाता है, लेकिन जो निष्कर्ष रूप में अर्थ आता है वो एक ही आता है। तो देख लेते हैं इतिहास का अर्थ। इतिहास जो अर्थ जानने से पहले इतिहास शब्द ये आया कहाँ से? तो इतिहास शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है। मतलब जो इतिहास शब्द है ये ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है, और मतलब इस हिस्टोरिया शब्द से निकला है या बना है हिस्ट्री शब्द, जिसमें हिस्टोरिया का जो शाब्दिक अर्थ लगाया जाता है वो लगाया जाता है शोध से प्राप्त ज्ञान। मतलब शोध या अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान, ये शाब्दिक अर्थ है हिस्टोरिया का। और हिस्ट्री का जो अर्थ है शाब्दिक वो है बुनना। मतलब किसको बुनना? घटनाओं एवं तिथियों को बुनना। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं आप शोध एवं अनुसंधान से प्राप्त ऐसा ज्ञान जो घटनाओं एवं तिथियों को निश्चित रूप में बुना गया है, मतलब क्रम में बुना गया है, सजाया गया है, रखा गया है। तो ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। दूसरे शब्दों में इतिहास को तीन शब्दों में तोड़ के देखते हैं, जिसमें इति और हास प्लस आस। तो इसका जो अर्थ लगाया जाता है वो लगाया जाता है, इति का जो शाब्दिक अर्थ लगाया जाता है वो ऐसी ही परिप्रेक्ष्य में लगाया जाता है, हास का निश्चित, और आस का जो अर्थ लगाया जाता है वो घटना परिप्रेक्ष्य में लगाया जाता है। तो इसको अगर जोड़ा जाए तो निष्कर्ष रूप में क्या आएगा? ऐसी निश्चित घटना। मतलब इतिहास की ऐसी निश्चित घटना। तो हम इतिहास में उन्हीं घटनाओं का अध्ययन भी करते हैं जो निश्चित रूप से घटी हैं, काल्पनिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करते हैं। और तीसरे शब्द में जो अर्थ लगाया गया है वो इसको दो भागों में बांट के इति प्लस हास। और यहाँ पे इति का जो हिंदी के शब्दों में समानार्थी शब्द देखने को मिलते होंगे, उसी पर्पज में यहाँ पे इति का ऐसी पर्पज में लगाया गया था, लेकिन यहाँ पे इति का अर्थ समाप्ति के पर्पज में लगाया गया है। तो यहाँ पे इति का अर्थ है समाप्ति और हास का अर्थ है घटना। मतलब ऐसी समाप्ति घटना। हम इतिहास में उन्हीं चीज़ों का भी अध्ययन, उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो समाप्त हो चुकी हैं। जैसे कि हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं और ताम्रप्रसार का अध्ययन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं। ये सब घटनाएं घटित हो चुकी हैं। ये घटित मतलब कि ये घटित हुई घटनाएं हैं, उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। इतिहास में उन्हीं चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो पहले घटित हो चुकी हैं। हालांकि जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम में देखते होंगे कोई पूरा स्थल मिला या रिपोर्ट प्रकाशित होती है, लेकिन वो प्रकाशित वर्तमान में हो रही है, उत्खनित वर्तमान में हो रही है, लेकिन वो संबंधित किससे है? वो पुरानी घटनाओं से संबंधित, वो घटी हुई घटनाएं ही हैं, केवल हमें रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है वर्तमान में। तो इतिहास में उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो घटित हो चुकी है। और इतिहास का उर्दू भाषा में जो अर्थ लगाया जाता है वो तवारीख के संबंध में लगाया जाता है। तवारीख का जो शाब्दिक अर्थ है वो है दिन, दिनांक, डेट या तारीख के संबंध में लगाया जाता है। तो आपने सुना होगा कि तरीके फिरोज शाही, तरीके मोहम्मद शाही, इस टाइप के चीज़ें पढ़ी होंगे। तो उसका क्या मतलब रहता है कि मतलब तरीके फिरोज शाही में फिरोज साहब का इतिहास है। तो इतिहास का उर्दू भाषा में जो अर्थ लगाया जाता है वो तवारीख के संबंध में लगाया जाता है। अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट अर्थ के संबंध में। तो पहला देख लेते हैं कि आखिर इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इस टॉपिक पे कॉलिन वुड महोदय बताते हैं कि इतिहास की उत्पत्ति वहीं से हो जाती है, क्योंकि मनुष्य को चिंतनशील प्राणी है। तो इतिहास की उत्पत्ति वहीं से हो जाती है जहाँ से किसी बालक या आदमी के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ से आए, कैसे आए, कब आए, क्या थे, क्या नहीं थे और क्या हो गए हैं। जहाँ इन बातों का अंदर जिक्र होने लगता है, क्वेश्चन उठने लगता है, वहीं से इतिहास की उत्पत्ति हो जाती है। तो इतिहास हमें क्या है, कैसे है, कब हुआ, इन सब चीज़ों का जो जवाब होता है वो हमें इतिहास से मिलता है। ये बताते हैं कॉलिन वुड महोदय। इतिहास की जो उत्पत्ति हुई सबसे
पहले वो जर्मनी में हुई। जर्मनी मतलब जर्मनी यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, तो इतिहास की उत्पत्ति यूरोप महाद्वीप में मानी जाती है। हालांकि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में मानी जाती है, लेकिन जो इतिहास की उत्पत्ति है वो यूरोप महाद्वीप में मानी जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग चिंतनशील हुए और सबसे पहले यहाँ पे उनके अंदर ये जागृत आई कि इतिहास है क्या, इतिहास कहाँ से आया। तो इसलिए जो इतिहास की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है वो यूरोप महाद्वीप को दिया जाता है, क्योंकि यूरोप महाद्वीप का ही निवास करने वाले हमारे ये हेरोडोटस महोदय थे। तो दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, विश्व इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो विश्व इतिहास का पिता सिसरो महोदय ने हेरोडोटस महोदय को कहा था। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द हिस्टोरी। द हिस्टोरीज को दो अन्य नामों से, इसी पुस्तक को दो अन्य नामों से जाना जाता है, जिसका नाम है द इंक्वायरीज और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है द रिसर्चेस। मतलब ये द हिस्टोरीज को दो नामों के नाम से जाना जाता है। एक पुस्तक को दो नामों से जाना जाता है। जो इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है द हिस्टोरी, ये कुल 3 भागों में बांटी गई है। 3 भागों को पुनः 9 भागों में बांटा गया है। और ये जो भाग समर्पित हैं ये हेरोडोटस यूनान की 9 देवियों को समर्पित किए हैं। और ये जो इनकी पुस्तक है द हिस्टोरी, ये एक सुनी सुनाई बातों पे लिखी है। इसका कोई ठोस एविडेंस नहीं है हेरोडोटस महोदय के पास। ये सुनी सुनाई, जैसे हम जो कहें उसी टाइम के जो भी इतिहासकार और राजा रहे वो जो कहें वो उन बातों का हेरोडोटस महोदय ने संकलित कर दिया। इसीलिए इसको सुनी सुनाई या स्रोत के रूप में हेरोडोटस की पुस्तक को रखा जाता है। इस पुस्तक से जो जानकारी मिलती है हमारे भारत और फारस के बीच रहे संबंधों का भी विवरण मिलता है। इसके अलावा इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पार्थिव युद्ध का विवरण देना है। और अगला टॉपिक है इसका कि विश्व इतिहास दर्शन का पिता किसे कहा जाता है। तो विश्व इतिहास दर्शन का पिता वोल्टेयर महोदय को कहा जाता है। अगला टॉपिक है भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का जनक मेगस्थनीज को कहा जाता है। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो सेलेकुस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था 305 ईसा पूर्व के आसपास। जब ये यहाँ पे आया और इनके दरबार में रहा और जो रह के जो चीजें संकलित की वो अपनी पुस्तक में लिखता है इंडिका में। इंडिका में जो विशेष का विवरण मिलता है वो पटना का मिलता है। हालांकि मिलता तो उनके टाइम के साम्राज्य का पूरा है, लेकिन जो विशेष का विवरण मिलता है इंडिका में वो पटना का पाया जाता है। तो इस वजह से पटना का विवरण मेगस्थनीज के इंडिका में विशेषकर रूप में पाया जाता है। अन्य विवरण भी पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है भारतीय इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ। मतलब भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, किसे माना जाता है। तो वो ग्रंथ है कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ एक इतिहासकार थे और कभी भी कह सकते थे, लेकिन इतिहासकार कहना ज़्यादा सही है। ये जो अपनी पुस्तक लिखे थे वो राजतरंगिणी लिखे थे। ये पुस्तक में जो विवरण मिलता है वो प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर 12वीं शताब्दी तक आराम से एक विवरण मिलता है और एक सिस्टमैटिक क्रम में मिलता है। ऐसा नहीं कि एक घटनाओं को छोड़ा गया है दूसरे को फिर लिया गया है। ये मात्र एक ऐतिहासिक ऐसी पुस्तक है जो एविडेंस के तौर पे भी लिखी गई है और एक क्रमबद्ध तरीके से लिखी गई। इसलिए इस पुस्तक को भारतीय इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। और ये जो कल्हड़ थे ये भारत के निवासी भी थे, इसलिए जो क्वेश्चन अब जिस हिसाब से लेवल बदल रहा है तो वो पूछने के बहुत चांस हो सकते हैं। भारत का ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ बताएं जो पूर्णतः ऐतिहासिक ग्रंथ है और व्यवस्थित विवरण मिलता है। स्टेप करके कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो वो कल्हड़ की राजतरंगिणी है। कल्हड़ की राजतरंगिणी को कुल 8 तरंगों में बांटा गया है। ये पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला टॉपिक है आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक इतिहास का जनक लियोपोल्ड वान राके को कहा जाता है। तो ये इतिहास के अर्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हुए।
आगे देखते हैं इतिहास की परिभाषाओं में एक समग्र परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद विद्वानों द्वारा दिए गए विचारों को देखते हैं। तो समग्र परिभाषा में इतिहास की है परिभाषा, इतिहास समाज को समग्रता में समाहित करते हुए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं या तत्वों को सुस्पष्ट अध्ययन द्वारा व्याख्या करता है या प्रस्तुत करता हुआ। तो ये है इतिहास की एक समग्र परिभाषा। अब देख लेते हैं विद्वानों के हिसाब से परिभाषा। ये परिभाषाएं वही सब नोट डाउन किए हैं जो कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछी गई है। पहले विद्वान है कॉलिन बून महोदय। इनकी परिभाषा 2021 इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई है। तो इनकी परिभाषा है संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि इतिहास में जैसे कोई भी घटना घटित हुई तो आप देखते होंगे कि अगर हर इतिहासकार हर घटना को अपने नज़रिए से देखता अपने नज़रिए से है, लेकिन जो निष्कर्ष कथन प्रस्तुत करता है वो तर्क के आधार पे ही प्रस्तुत करता है सॉलिड, ऐसा नहीं कि कल्पना पे प्रस्तुत कर दे। तो जैसे हड़प्पा की उत्पत्ति को ही ले लो तो कई विद्वान अपने अपने तरीके से उसको परिभाषित करते। उसके पतन को ले लो तो हर विद्वान अपने अपने तरीके से, कोई बताता है बाढ़ से, कोई बताता है मलेरिया से, तो कोई बताता है कि बारिश से, तो अपने अपने तरीके से उसके अंत को प्रभाषित किए हैं। तो इसका यही मतलब है संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास है। दूसरे विद्वान है जे.बी. ब्यूरो की जो परिभाषा है वो है इतिहास एक विज्ञान है, न कम और न ज्यादा। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे विज्ञान की जो विशेषता है, विज्ञान में क्रमबद्ध पाया जाता है और कार्य कारण संबंध पाया जाता है, तो सेम विशेषता हमारे इतिहास में पाई जाती है। इतिहास भी एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, एक सन के बाद दूसरी घटना, दूसरे सन के बाद तीसरी घटना है, तो इसी क्रम में लिखा जाता है। उसके बाद कार्य कारण संबंध भी पाया जाता है। जैसे अगर कोई घटना घटित हुई तो उसका कारण है, और कारण है तो फिर उसकी घटना है, तो ये जो संबंध पाया जाता है वो हमारे इतिहास में भी पाया जाता है। तो इसी आधार पे ब्यूरो महोदय ने कहा है इतिहास विज्ञान है और न कम और न ज्यादा। तीसरे विद्वान है राके महोदय। राके महोदय का कथन है इतिहास में कल्पना का समावेश नहीं पाया जाता है। तो ये बात सही भी है कि किस हिसाब से सही है कि इतिहास जो है वो एक प्रमाणित ठोस एविडेंस मांगता है। इतिहास में किसी कल्पनित या मनगढ़ंत कहानियों का वर्णन नहीं पाया जाता। जो इतिहास में विवरण पाया जाता है वो उस सॉलिड आधार पे लिखा जाता है, कोई ना कोई उसका एविडेंस सॉलिड होता है, तभी वो इतिहास में जगह उसको मिलती है कोई भी घटना को। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि इतिहास में कल्पना का समावेश नहीं होता है। चौथे विद्वान है हीगल महोदय। इनका कथन है इतिहास अपने को दोहराता है। इतिहास अपने को दोहराता है तो ये व्यवहारिक रूप में भी आप जान लें कि जैसे कि कोई भी घटना घटित हुई है तो कभी न कहीं पुनः एक बार वो कुछ दिनों के बाद जरूर घटित होती है। जैसे कि अगर देखा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ तो उसका फिर अंत हुआ, उसके बाद फिर ग्रामीण सभ्यताओं का उद्भव हुआ, फिर अंत हुआ, फिर उद्भव हुआ, फिर अंत हुआ, यही प्रक्रिया चला करती है। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगले विद्वान है डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन का जो कथन है वो है इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। इसका क्या मतलब है? राष्ट्र स्मरण की शक्ति है, मतलब राष्ट्र यादाश्त, इतिहास राष्ट्र की यादाश्त है। तो अगर आप व्यवहारिक रूप से देखा जाए कि अगर हमें अपने बारे में ही जानना है तो अगर हमने क्या आज से पहले क्या किया था तो हमारी मेमोरी ही बताती है कि हमने क्या क्या किया था, कितने कितने स्टेप से होके आज यहाँ पे आए हैं। तो हमारा जानने का साधन क्या है? तो हमारी स्मरण शक्ति में क्या है? वो इतिहास है। तो ऐसे ही अगर किसी राष्ट्र को जानना है तो उसके इतिहास को पढ़ना पड़ता है, और इतिहास वही इतिहास बन जाता है किसी राष्ट्र की स्मरण शक्ति।
तो इसी आधार अगर सिमरण शक्ति अगर राष्ट्र को अपनी बैक चीज़ें जाननी है, अपना इतिहास जानना है, तो जाके वो इतिहास पढ़ेगा और उन इतिहास से कुछ सीख भी लेगा और फिर आगे अप्लाई करेगा। इसी आधार पे कहा जाता है कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। अगले महोदय हैं लाके अल महोदय। इनकी कथन जो है, उनका कथन है, इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता है। इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता है। तो ये बात एकदम फैक्ट है और बिल्कुल सही है। अगर हम इतिहास से कुछ सीख नहीं रहे हैं तो हमारा कोई भविष्य नहीं है। काफ़ी हद तक ये बात एकदम सही है कि जैसे कि हमारे इतिहास को ले लो तो 1857 की जो घटना घटित हुई, अगर उससे प्रेजेंट टाइम में जो सरकारें हैं और आने उससे पहले के पीरियड में जितनी भी घटनाएं हुई, उससे बात सॉरी, तो अगर वो सबक ना लेते कि जैसे कि 1857 की क्रांति का मूल कारण था कि कारतूस में चर्बी युक्त होना, तो वो घटना का मूल कारण था। तो उसी कारण वो घटना घटित हुई। अगर उससे सीख ना ले भारत सरकार और फिर अगर सेना में ऐसा काम कर दिया जाए कि जो कारतूस हैं वो चर्बी वाले यूज किए जाएं, तो ये घटना एक बार फिर हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है जो सरकार है हमारी, वो उस इतिहास के उस घटना से सीख ली है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ऐसा काम नहीं करेगी जो ये घटना पुनः रिपीट हो। तो इसी संदर्भ में कहा जाता है कि इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता है। और जैसे व्यवहारिक रूप में देख लिया जाए तो जैसे कि प्रेजेंट टाइम में जो अभी पिछले दिन कोरोना की महामारी आई थी, अगर कोरोना की महामारी से हमारी भारत सरकार ना सीखे, वो हमारा कोरोना महामारी अब मेरा एक इतिहास बन गया, उस इतिहास से भारत सरकार ना सीखे कि अचानक में कोई भी महामारी आ सकती है, उसके लिए मुझे बहुत सारे संसाधन रिजर्व करके रखना है। जैसे कि हॉस्पिटलों में बेड, दवाई, हर एक चीज़ की कमी पड़ गई थी, ऑक्सीजन की। तो अब एक सीख इस घटना से भारत सरकार को सीख मिल गई है कि अगर भविष्य में ऐसी कोई भी घटना आएगी तो उसके लिए हम बेड, हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स सब रिजर्व करके अपना कुछ हद तक पहले ही रखेंगे। तो ये हमें इतिहास बताता है, यही इनकी परिभाषा है। और जैसे जानने के लिए सरल रूप में, जैसे हमारा इतिहास भी है, तो अगर हमने जो जो अपनी गलती की है लाइफ में, अगर उनसे मैंने नहीं सीख किया, जैसे मैं पिछले एग्जाम में बैठी, उसमें मैं 2 नंबरों से फेल रह गई। जब फेल रह गई, अगर हम ये 2 ही नंबर का गैप था, अगर हम इस गलती से सीख ना लें कि हम 2 नंबर हो जाते तो मैं पास हो जाती। तो इसलिए हम जो पिछली वाली गलती किए हैं, कहीं ना कहीं कमी छोड़े होंगे पढ़ाई में, कुछ भी किए होंगे कमी छोड़े होंगे, तभी मैं 2 नंबर से फेल हो गई। तो मैं इस घटना से सबक लूंगी कि मैं आगे वाले जो कमियां की थी उसको मैं नहीं करूंगी अगले एग्जाम में। तो यही इसका तात्पर्य है कि इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता है। अब देख लेते हैं इतिहास का महत्व। तो इतिहास का महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि इतिहास को एक थोड़ा हीन की दृष्टि सब्जेक्टों में अन्य में देखा जाता है, लेकिन इतिहास का बहुत महत्व है। हर फील्ड में इतिहास का महत्व है। इतिहास को ह्यूमैनिटी मतलब आर्ट के 8 सब्जेक्टों की जननी माना जाता है इतिहास को। तो इतिहास के महत्व को समझने के लिए, इतिहास किसी भी चीज़ के महत्व को समझने के लिए और किसी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम उसका इतिहास उठाते हैं, पढ़ते हैं। अगर हमारे किसी भी देश को समझना है, तो हमारे भारत को समझना है, तो पहले उसके इतिहास को उठाते हैं, पढ़ते हैं, तब जान पाते हैं कि वो क्या है, कैसे थे, क्या था और क्या अब वर्तमान में है, क्या करने वाला है। और इसके बाद जैसे कि इतिहास हर व्यक्ति का होता है। इतिहास हमारा भी, आपका है, हमारे इतिहास में क्या है कि हम कब पैदा हुए, कब हम पास हुए, कब हमारी जॉब लगी, कब क्या हुआ, तो हर व्यक्ति का इतिहास होता है। वैसे ही एक राष्ट्र का भी इतिहास होता है। इतिहास का जो मेन महत्व है, तो इतिहास का मेन महत्व ये है कि इसका जो परिभाषा है वो है कि अशांत विश्व को शांत रखना चाहता है। इतिहास का जो उद्देश्य है, मेन जो एम है,
महत्व है वो अशांत विश्व को शांत रखना चाहता है इतिहास, इसका एक उद्देश्य है। और इतिहास का और एक महत्व है, ये महत्व है कि इतिहास हमें सिखाता है कि आप भूत को जानते हुए और वर्तमान को पहचानते हुए और भविष्य के सतर्क रहना। मतलब भूत को जानते हुए, वर्तमान को पहचानते हुए और भविष्य के लिए सतर्क रहना, ये इतिहास का मेन महत्व है। जैसे कोई घटना हुई उससे हम सीख लें, उस सीख लेके वर्तमान में मतलब कि उसका ऑब्जर्वेशन करें और पालन करें और भविष्य के लिए सतर्क रहे। ये रहा इतिहास का महत्व कि भूत को जानते हुए, मतलब इतिहास को जानते हुए, वर्तमान में पहचानते हुए उसका क्या उपयोग होगा और भविष्य में उसके लिए सतर्क रहना, ये इतिहास का महत्व हो गया। तो इतिहास का महत्व हर एक पहलू में है। पहला महत्व जैसे कि राजनीतिक महत्व, राजनीतिक महत्व में आ जाता है कि राजाओं लोग का क्या शासन था, कैसे वो रहते थे, कैसे चुनाव करते थे और क्या क्या उनका जीवन यापन था। इन सब चीज़ों की जो राजनीतिक प्रक्रिया होती है वो हमें प्राचीन भारत के जो राजा थे या फिर पुराने टाइम में उनका जो चीज़ें जानने मिलती हैं कि उनका संगठन था तो कैसा था, वो कैसे शासन करते थे, वो सब चीज़ें राजनीतिक महत्व की हो जाती हैं। दूसरा महत्व है सामाजिक महत्व। तो सामाजिक महत्व में ऐसे महत्व आ जाते हैं जो समाज से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि समाज में किस प्रकार की प्रथाएं थी, क्या क्या था वहाँ पे, किस प्रकार का खाना पीना और विवाह की प्रक्रिया और क्या रहन सहन था, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो सामाजिक महत्व के अंतर्गत आ जाती हैं। तीसरा है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व के अंतर्गत देखा जाए तो ये हो जाता है कि अगर उस टाइम जो राजा लोग रहते थे, शासन करते थे, वो आर्थिक रूप से कैसे वो मतलब रेवेन्यू जनरेट करते थे, इकट्ठा करते थे, कैसे अपना शासन चलाते थे, वहाँ पे कैसा पैसा इकट्ठा करते थे, फिर कैसे समाज में या फिर अपने प्रजा में कल्याणकारी कार्य करते थे, कैसे क्या करते थे, मतलब जो पैसों से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं हमको वो आर्थिक स्थिति के अंतर्गत पता चलती हैं, तो वो हमें आर्थिक महत्व के अंतर्गत देखने को मिलता है। चौथा है सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व के अंतर्गत आ जाता है कि किसी देश या समूह का कल्चर कैसा था, कि वहाँ की बोल भाषा और पहनावा, खान पीन, ये सब क्या था, कैसे था, ये सब जितनी चीज़ें होती हैं वो सांस्कृतिक कल्चर के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये रहा इतिहास का परिभाषा और महत्व। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद।